हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक, हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। कुछ लम्हे फुर्सत के इस बार गुजारेंगे मोनिका जी के किचन में, जहां होगी जायके की बात। साथ ही आपको लिए चलेंगे एक इंटीरियर डिजाइनर के पास और उसके बाद आप ही के किचन से कुछ अहम टिप्स। आज मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि केक ऐसी चीज़ है सबको अच्छी लगती है और वो भी हेल्दी। बहुत से लोगों को डाइट प्लान्स देती हूँ कि आप फिट भी रहें और कैसे आप अपने खाने को हेल्दी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ पेंट ही एक ऑप्शन है, दीवारों पे लगाने के लिए बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कब्ज रहता है तो हम ये कहते हैं कि आप पपीता तो आप जरूर इस्तेमाल करें और इसको अपनी रोज की डाइट में। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। शेर व सुखन की ये महफिल उर्दू शायरी के चमन से चुने हुए खुशबुओं से लबरेज गुलाबों की महफिल। मखदूम को जितनी इज्जत हासिल से तहरीक तहरीक के लोगों के दरमियान, शायरों के दरमियान, अदीबों के दरमियान उतनी इज्जत दूसरों को नहीं हासिल हो पाई। जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उर्दू शायरी के, उर्दू तहकीक के, उर्दू तनकीद के, उर्दू फिक्शन के और तरक्की पसंद तहरीक के बड़े बड़े नाम पैदा हुए। लोगों बड़ी मुश्किल से इधर देखा है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नग़्मों की जान उर्दू। शायरों की हयात व खिदमात पर मबनी प्रोग्राम शेर व सुखन देखिए हर जुमा रात 9:30 बजे और हर शनिचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर।
तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल। कोविड-19 के पेंडेमिक के पैदा होने वाले हालात ने वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को कितना बदला है। एक नए तरह का अलायंस बन रहा है और उस अलायंस में इजराइल जिस तरह से अपने आप को प्लेस कर रहा है वो एक नए तरह की पॉलिटिकल इक्वेशन को शक्ल देने वाला है। हमने कंट्रीब्यूट किया है। कोई ऐसी बिल्डिंग वहाँ नहीं है, कोई ऐसी सड़क वहाँ नहीं है, कोई ऐसा पुल वहाँ नहीं है जो हमारे लोगों ने नहीं बनाया। 8.5 मिलियन लोग इन 6 कंट्रीज में वहाँ पे रहते हैं। दुनिया मेरे आगे जुमेरात रात 8:30 बजे और बरोज जुमा 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में हम आपका खैर मकदम करते हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी किस तरह से यूनानी तिब हिंदुस्तान पहुंची और किस तरह लोगों ने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, ऐसी क्या खासियत रही होगी इस तिब में कि बाहर की होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने इसे अपनाया। अरे यूँ तो यूनानी तिब में कई खासियतें हैं, मसलन बीमारी की पहचान करने के तरीक़े। आज की कड़ी में हम इसी पर तवज्जो देंगे। यूनानी तरीका इलाज में नब्ज़ को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन महज नब्ज़ को महसूस करके ही मरीज के हालात का बयान कर देना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए लंबे तजुर्बे की दरकार पेश आती है और जाहिर सी बात है कि तजुर्बा एक दिन में तो आता नहीं है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कई सालों की कड़ी मेहनत और रियाजत की, जो एक बढ़िया हकीम की देखरेख में ही हो पाती है। यूनानी जो तरीक़े इलाज है ये होलिस्टिक अप्रोच का हामिल है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि पूरी बॉडी को एक जिस्म तस्वुर किया जाता है और हर आर्गन हर अज़्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। चुनांचे अगर किसी एक आर्गन में कोई तकलीफ़ होगी, कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा तो दूसरे ऑर्गन्स भी उससे अफेक्टेड होंगे। इसलिए हकीम जो यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर है वो मरीज़ को उसके मिजाज को समझने की कोशिश करता है और किस वजह से ये बीमारी हुई है उस वजह को तलाश करने की कोशिश करता है। बहुत से अमराज ऐसे होते हैं कि आदमी के जहन से आदमी की सूरत देख के ही मालूम हो जाते हैं कि किस शक्ल में आदमी आ रहा है। हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम सबसे पहले उसका शक्ल देखते हैं और उसके बाद नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखते तो मालूम हो जाता है कि नब्ज़ की जो क़ुव्वत है इंबिसाती और इनक़बादी, यानी एक खुलने की और एक बंद होने की क़ुव्वत है। मुझे दोनों का एहसास होता था कि बंद होने की क़ुव्वत में क्या असरता है और खुली में क्या होता है। अब ये आदमी अगर मश्क करे आदमी समझ सकता है कि किस मर्द में क्या तकलीफ होती है, किस मर्द में नफ्स कैसी चलती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आदमी गौर नहीं करता है और मश्क नहीं करता है। नफ्स के बारे में तिब्बा कहते थे कि साहब जो है ये बदन का वो
अमल है कि जिससे कि बदन के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। और इसीलिए बहुत अरसे तक नब्ज़ के ऊपर बहुत एम्फेसाइज़ किया जाता रहा, लोग नब्ज़ को अब देखते रहे और आज भी नब्ज़ की अपनी अहमियत है, लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो तबीब है वो अपनी हज़ाकत पर उसकी डिपेंड करता है, कितना नब्ज़ को समझता है, कितना नब्ज़ के बारे में जानता है, कितना नब्ज़ को महसूस कर सकता है। जब आप 100-200 मरीज़ 500 मरीज़ देखेंगे तब ये अवेयर करना पड़ता है, आपको सेंस ऑफ टच को डेवलप करना पड़ता है, उंगलियों को आपके, तो उसके हिसाब से वो चीज़ बताई जा सकती है, वैसे डिफाइन नहीं की जा सकती। वो ये सेंस ऑफ टच का मैटर है। कभी नब्ज़ होती है तो उसमें दो दलालतें होती हैं, एक तो यह है कि आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, एक आदमी ज़्यादा कुव्वत भी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है लेकिन आदमी अगर कभी है, जब भी उसकी नब्ज़ कभी होगी, वो पल्स जो है, वो नब्ज़ जो है, वो उंगलियों पर बाकायदा 3 हिस्सों में हमारे लगेगी और हम उससे समझेंगे ये नब्ज़ जो है वो कभी है और आदमी के अंदर कुव्वत है। अगर नब्ज़ जो है वो ज़ईफ़ है और उसका मलमस हल्का सा जो है मामूली ठंडा है या गर्म है, हम उससे महसूस करते हैं कि इसकी मिजाज में इसकी क्या हरारत है या बरूज़त है, या इसके मिजाज में सफरावियत है या बलगमियत है। उसी के एतबार से हम समझते हैं और उसी एतबार से नब्ज़ देखते हैं। अब जैसे मैं एक जनरल चीज़ आपको बता दूं कि खिलत बलगम के फसाद के नतीजे में जो नब्ज़ मिलेगी वो लयन और बती कहलाती है, और सौदा के इम्बैलेंस के नतीजे में जो नब्ज़ होती है वो सलिब और मुख्तलिफ कहलाती है, और सफरा के इम्बैलेंस के नतीजे में जो नब्ज़ होती है वो सरी होती है यानी तेज़ होती है और कंटिन्यूअस होती है, और उसके अलावा दम के नतीजे में या खून की ख़राबी के नतीजे में जो नब्ज़ होती है वो नब्ज़ अज़ीम कहलाती है। ये मोटी मोटी किस्में हैं। वो अमराज के जिनके अंदर वर्म होता है तो उन वर्म के अंदर मखसूस नब्ज़ होती है। बहुत सारी उम्रें हैं, उन उम्रों के अतबार से उनकी नब्ज़ होती है। बच्चों की नब्ज़ अलग है, बड़ों की नब्ज़ अलग है, हामिला ख़वातीन की नब्ज़ अलग होती है। ये सारी नब्ज़ें हमारे लिटरेचर में बयान भी है, और अतिबा अपनी महारत के अतबार से तशख़ीस मर्ज़ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बीमारियों के लिहाज से जैसे मान लीजिए कब्ज़ की नब्ज़ है, कब्ज़ की नब्ज़ जो है बहुत वो उसकी रफ़्तार बहुत सुस्त हो जाती है और स्ट्रोक उसका ज़रा पावरफुल होता है। इसी तरह से लिकोरिया की नब्ज़ है, लिकोरिया की नब्ज़ में एकदम सूरत होती है और सूरत के साथ साथ उसमें इख्तलाफ होता है। उसको नब्ज़ पे हाथ रखते ही हम उसको बता देते हैं कि साहब ये लिकोरिया की नब्ज़ है, या जरियान की जो धात वात की शिकायत लेके आते मरीज़ उनकी, या खांसी आ रही है उनकी, इस तरह की मुख्तलिफ़ नब्ज़ें हैं। और नब्ज़ों की जो मुरक्कब किस्में हैं, मुफरद मुरक्कब मानी जाती है। मुफरद तो 10 किस्में हैं कोई, और मुरक्कब जो किस्में हैं वो कोई 27 के करीब हैं। इस सिलसिले में एक बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि मरीज़ ये समझता है कि हकीम साहब ने सिर्फ उसकी नब्ज़ देखी, हालांकि हकीम साहब ने जब वो कमरे में दाखिल हो रहा था तो उसके चलने का अंदाज़ भी देखा और उसका चेहरा भी देखा, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है ये भी देखा, वो जब आके बैठा और उसके बताने का अंदाज़ भी देखा, और उसके साथ साथ उसकी नब्ज़ भी देखी। इन चीज़ों से सारी मालूमात हासिल होती है और ये सारी चीज़ें तशख़ीस अमराज में मुआविन साबित होती हैं। मर्ज़ को आइडेंटिफाई करने में मरीज़ की नब्ज़, मरीज़ की आँखें और मरीज़ की ज़ुबान और उसका पूरा हुलिया इस बात की तरफ रहनुमाई करता है और मदद करता है कि इसके जिस्म में कौन सी खिल्त गालिब है। एक डिटेल्ड असेसमेंट के बाद ही हकीम मरीज से बातचीत करता है। रुदारे मरीज यानी केस हिस्ट्री लेना इसलिए जरूरी है ताकि बीमारी की सही पहचान की जा सके। देखिए, जहाँ तक इलाज मुआलजे का सिलसिला है, वो चाहे तिब्ब यूनानी हो या कोई और पैथी, बग़ैर इम्तिहान मरीज़, रुदाद मरीज़ कोई भी तशख़ीस मुकम्मल नहीं हो सकती। मरीज़ों की रुदात जो है वो पूरी कहानी उसकी सुनी जाती है और उससे इस नतीजे पहुंचा जाता है कि ये तकलीफ़ कितने दिनों से है, ये तकलीफ़ कहीं ख़ानदानी तो नहीं है, या ये तकलीफ़ कहाँ से आई है। जो भी मरीज़ आता है हम सबसे पहले उसकी फेस रीडिंग देखते हैं और उसके नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ के मुताबिक भी पता लग जाता है कि मरीज़ किन कैफियत से, किन हालात से गुज़र रहा है। उसके मुताबिक हम उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री लेने के बाद बहुत कम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पेश आती है, जिससे हम कंफर्म करें कि असल मर्ज़ क्या है। इसे मरीज़ को दाखिल होने के बाद उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, यानी फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, मरीज़ का मुआयना किया जाए और मरीज़ के मुआयने के बाद फिर तशख़ीस की जाए। यानी बग़ैर मरीज़ की रुदात के हम ये जान ही नहीं सकते कि मरीज़ के अंदर क्या तब्दीलियाँ कब से वाक़ हुई और उनके लिए मरीज़ ने क्या क्या कोशिशें की और मरीज़ किस हद तक अपनी उन कोशिशों में कामयाब हुआ,
اور اپنے مرض کو دور کرنے میں اس کو جو ہے مدد ملی. اس کے بعد پھر جو ہے اس کا امتحان موجودہ وقت میں اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے, کیا اس کے اندر مل رہا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایگزامینیشن کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اور تیسرا طریقہ پھر جو ہے اس کے لیے تشخیص کے لیے ضروری ہے وہ ہے تفتیش یا انویسٹیگیشن. تشخیص کے موجودہ دور کے جو مشینری اور اکوپمنٹس ہیں ان کے ایجاد سے پہلے اطباء کرام مریض کا نظری معائنہ کر کے یا ہاتھ سے چھو کر کے, ٹٹول کر کے, پھونک بجا کر کے اور خاص طور سے نبض کے ذریعے سے بول و براز کو دیکھ کر کے اور کئی مرتبہ بلغم کا معائنہ کر کر کے بیماریوں کی تشخیص کیا کرتے تھے. اس زمانے میں ہم ان ساری چیزوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں جو لیب انویسٹیگیشن جن کو کہا جاتا ہے, یعنی کچھ خون اور پیشاب, براز, بول و براز کا امتحان بھی کرایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہمارے یونانی کے حصار سے باہر نہیں ہیں. اب ان سب مشینری اور اکوپمنٹس کا سہارا اب اطباء بھی لینے لگ گئے ہیں تاکہ بیماری کی تشخیص جو ہے پوری طرح سے ہو سکے, تاکہ اس کا معالجہ بھی اچھی طرح سے کیا جا سکے. بیس لائن بنانے کے لیے اگر ہم مان لیجیے صرف نبض دیکھ کر کے یا کچھ حال چال پوچھ کر کے ان کے جو ہے دوائیں لکھ دیں اور فائدہ ہو جائے تو لوگ مانیں گے نہیں. اسی لیے اس زمانے میں ہمارے پاس جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس پیتھولوجی لیب اور بایو کیمسٹری لیب موجود ہے, اس میں ہم اس کی پوری طرح سے جانچ کرواتے ہیں. جانچ کروانے کے بعد جب تشخیص مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دوا شروع کرتے ہیں. نبض کے علاوہ یونانی طب میں 2 اور تفتیش کے طریقے ہیں جن کے ذریعے بیماری کی جڑ تک پہنچا جا سکتا ہے. ان میں سے پہلا ہے بول اور دوسرا ہے براز. آئیے جانیں اپنے ماہرین سے. قارورہ کہا جاتا ہے, وہ قارورے کی کئی قسمیں ہیں. اس میں رنگ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, بو کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, قوام کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. مختلف بیماریوں میں رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, قوام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے رنگ زردی مائل بڑھتا جاتا ہے, طب کی نظر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرارت کی طرف یعنی گرمی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو قارورہ دیکھ کر کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریض کے بدن کے درجہ حرارت کیسی ہے. اسی سے بیماریوں کا اندازہ ہوتا ہے کس بیماری میں کیا چیز تبدیلی آتی ہے اس کے اندر, بول کے اندر, اور اسی بیس پہ اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس وقت مریض یہاں پر ایڈمٹ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے فالج کے ایڈمٹ ہیں یا پھر ان کے جو ہے دماغی امراض کے ایڈمٹ ہیں جس کے اندر جو ہے بلغم کی زیادتی ہوتی ہے. تو ہم ایسے مریضوں کو منزج بلغم دینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بول ہے اس کے اندر کیا علامات آ رہی ہیں, نزع کی علامات آ رہی ہیں نہیں آ رہی, کیونکہ منزج بلغم دینے کے بعد جو علامات نزع کی آتی ہیں وہ ہم بول سے پتہ کر پاتے ہیں. پھر ایک بار جب مادہ جو ہے پک جاتا ہے, مادہ جو ہے نزج پا جاتا ہے, تو مادے کے نزج ہونے کے بعد پھر ہم دواؤں سے اس کا تنقیہ کرتے ہیں جس سے جو ہے بیماری کا ازالہ کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کچھ پیشنٹ یہاں پر ابھی ایڈمٹ ہوئے ہیں تو ان کے جو بال کا رنگ ہے وہ دوسرا ہے. جیسے یہ پیشنٹ جو ہے صرف 3 دن پہلے ایڈمٹ ہوا ہے تو اس کے بال کے اندر نزج کی کوئی علامت نہیں ہے. اس بال کا رنگ جو ہے سفیدی مائل ہے, اس کے اندر تھوڑی غلظت ہے, اور اس کے اگر ہم رسوب دیکھیں تو اس کے رسوب بھی تھوڑی دیر تک قائم رہ رہے ہیں, مطلب کہ مادہ اس کے اندر جو ہے کوئی غلیظ مادہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے رسوب اس وقت موجود ہیں. اس کے بالمقابل ہم دیکھیں یہ پیشنٹ جو ہے جو پچھلے 15 دن سے دوا کھا رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ اس مریض کے بال کے اندر جو ہے نزج کے علامات موجود ہیں اور اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر کوئی کدورت نہیں ہے, یہ قارورہ شفاف ہے, اس کا رنگ جو ہے وہ تبنی کی طرف مائل ہے. اگر پیشاب گرینش ہے یعنی وہ ہرے پن میں زیادہ ہے تو اس میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ انفیکشن ہے, تعدیہ ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کا ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے رنگ کے اور رسوب کے علاوہ قارورے کا جو ہے وہ اس کی مقدار کے اوپر, اس کی بو کے اوپر بھی دلالت کی جاتی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قارورے کی مقدار اس پر منحصر کرتی ہے کہ موسم کیا ہے, پانی کتنا پیا جا رہا ہے, یعنی بدن کے اندر ہائیڈریشن کتنا ہے. پیشاب اس کو بار بار آ رہا ہے اور زیادہ مقدار میں آ رہا ہے تو ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کو ذیابطس سکری کی بیماری ہو, تو اس کے لیے بھی ہم جانچ کراتے ہیں. پیشاب سے پہلے جلن ہوتا اور ہر 2-2.5 گھنٹے میں ایک وقت پیشاب کرنا پڑتا ہے. اگر پیشاب کرنے میں دیری ہو گئی تو کنٹرول سے باہر پیشاب کپڑوں میں ہو جانے کا خوف رہتا. مجھے ان کی دوائیوں سے فائدہ ہوا ہے. ایک چیز جو بیچ میں مانے درمیان میں حائل ہے وہ آبسٹیکل, وہ عمر کا تقاضا ہے. وہ عمر جیسا آدمی کی بڑھتی رہتی ہے ڈی جنریشن ہوتا ہے. بول اور براز کی جانچ بھی تشخیص کا ایک ضروری حصہ ہے. کھان پان کی تاثیر اور وقت کی خاصی اہمیت ہوتی ہے.
बोलो बराज की मुकम्मल जांच करने के बाद ही मर्ज को ठीक से समझा जा सकता है। तो दूसरा अहम जो हिस्सा है वो बराज का है। बराज कहते हैं इजाबत को, यानी जो रोज़ाना आदमी को इजाबत होती है, खारिज होता है बदन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एक तबई अखराज जो है वो कैसा होना चाहिए, और हम उसको देख करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी के उनसुर हैं या नहीं हैं। बराज में ऐसा है कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ये आम मुशाहिदा है कि किसी को पेचिश होती है तो उस तरह का बराज अलग होता है कि उसमें आव भी आ रही है, शुद्धा भी हो जाता है। मरीज़ों को जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है वो दो ही मिलती हैं कि या तो बॉल जो है वो रकीक है या बहुत ही जिसको कहते हैं कब्ज़ की शिकायत है, बहुत ही सकील है। अगर उसको डायरिया है यानी इसहाल है तो उसमें पतले से दस्त आते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी पानी की तरह होता है, कभी सलाइन की तरह होता है। बोलो बराज की भी जांच करवा के देखते हैं कि उसमें रूटीन में क्या पोजीशन है, माइक्रोस्कोपिक पोजीशन क्या है उसकी। नज़री मुआयना के बाद देखना होता है कि क्या रंगत है उसकी, क्या बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बराज की अहमियत इस माना में भी है कि हम ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मरीज़ का इस्तेहालाए बदनी जो है वो तबई की तरफ है या नहीं है। अगर तबई की तरफ नहीं है तो बराज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगेंगी और नतीजतन हमें कुछ तशख़ीस में मदद मिल सकेगी कि ये मर्ज़ किस तरह का हो सकता है। इसके अलावा इंसान के अखलातों और मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस्म के चारों अखलात और असबाब सित्ता ज़रूरिया का आपसी तालमेल बेहद ज़रूरी है। कुल मिलाकर ही ये सब तय करते हैं कि आगे चलकर इंसान को कौन सी बीमारी होने का ख़तरा है। अखलात का नज़रिया हमारे तिब्ब यूनानी का अहम नज़रिया है और इसका बानी बुकरात है। सबसे पहले बुकरात ने इस नज़रिए को दिया था और उसने बतलाया था कि जिसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जितने ठोस चीज़ें होती हैं वो आज़ा कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं, और जितने तरल पदार्थ होते हैं वो अखलात कहलाते हैं, और जितने हवाई चीज़ें होती वो अरवाह कहलाते हैं। दरअसल ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनानी तरीक़े इलाज में ये बात तस्लीम की जाती है और हज़ारों साल के तजुर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान के जिस्म में 4 अखलात पाए जाते हैं जिनको अंग्रेज़ी में ह्यूमर्स कहा जाता है। जिनमें से एक खून है, एक सफ़रा है जिसको पित्त कहते हैं, और एक सौदा है जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, और एक बलगम है। अखलात वही हैं जो रगों के अंदर पाए जाते हैं, रगों के बाहर पाए जाने वाले अखलात नहीं हैं। खून हार रतब है, सफ़रा हार याबिस है, बलगम बारिद रतब है, और सौदा बारिद याबिस है। ये 4 ह्यूमर्स, ये 4 अखलात, ये जब इंसान के जिस्म में नॉर्मल होते हैं अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के एतबार से, तो इंसान का जिस्म नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक भी ह्यूमर या एक भी खिल्त अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में डिस्टर्ब हो जाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर सफ़रा, जिसको येलो बाइल या पित्त कहते हैं, वो जिस्म में एबनॉर्मल हो जाता है, यानी उसका एक्सेस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गर्म और खुश्क बीमारियां उस जिस्म में लाहिक होने लगती हैं। जैसे सोरियासिस है, जैसे एक्ज़मा है, जैसे खारिश है। ये ज़्यादातर येलो बाइल के डोमिनेशन की वजह से होती हैं, और येलो बाइल का मिजाज और टेम्परामेंट है ड्राई एंड हॉट। कि मेरा रोग ऐसे कैसे हो गया वो हमें जानकारी ना है, कोई फायदा नहीं बुझाया, तो आज हमने यहाँ आ गए। नोचनी सारी बदन में लगता है, खुजलाहट आते हैं, नींद नहीं आती है, चिंता में रह जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, उठ बैठ करके खाकते भी है, नोचते भी है, और ये रात दिन चिंता से लगता है कि कब हम मर जाऊँ, कभी क्या हो जाऊँ। हमको अकल काम नहीं करता, दिमाग में पागल जैसा लगता है। हम यही चाहता हूँ कि हमें किसी तरीके से यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल में, मैं अच्छा हो करके घर चले जाऊँ तो और बढ़िया बात है। महसूस करता हूँ कि कहीं लोग बाग जगह उठने बैठने में हमको शर्म लगता है, इसी वजह से। लिहाजा ऐसे मरीज़ से हम ये कहते हैं कि वो गर्म और खुश्क चीज़ों से परहेज़ करे। खा जाती बहुत, खाई बहुत आती थी, है तो कुछ कम है, इलाज करने कुछ कम है। 1 साल से मुझे आराम नहीं था, आराम हो गया है। हम मरीज़ को देखते हैं फौरी तौर पर, उसकी कैफियत देखते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर उसको तशख़ीस भी करा के और दवाएं देते हैं। कभी कभी एक ही मर्ज़ के 2 मरीज़ होते हैं
लेकिन दवा मुख्तलिफ होती है, चूँकि दोनों का सबब अलग होता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ नज़ले की शिकायत लेकर आता है और दूसरा मरीज़ भी नज़ले की शिकायत लेकर आता है, लेकिन एक को मिजाज में हरारत की वजह से नज़ला हुआ है और एक को मिजाज में बरूदत के गलबे की वजह से नज़ला हुआ है। इसलिए हरारत और बरूदत यानी गर्मी और सर्दी सबब है, लिहाजा जो गर्मी का सबब है जिस मरीज़ में, उसके लिए दूसरी दवाओं का इंतखाब होगा, और जिस मर्ज़ का सबब सर्दी है और बरूदत है उसका इलाज बिल्कुल दूसरी दवाओं से होगा। यूनानी तिब में इंसान के मिजाज और तबीयत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। जब तक कि मरीज़ के मिजाज की पूरी तरह से शिनाख्त न कर ली जाए, किसी भी तरीक़े के इलाज की शुरुआत नहीं की जाती, और यही वजह है कि ये इलाज हर मरीज़ के लिए एक अलग और नए तरीक़े से ही तैयार किया जाता है। यूनानी की बुनियाद जो है वो मिजाज के ऊपर है। हम आम ज़बान में लोगों को समझाने के लिए एक बात ये कहते हैं कि यूनानी के अंदर मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता। हमारे सामने वो पूरा मरीज़ होता है सर से पैर तक, कोई एक खुसूसी मर्ज़ नहीं होता, और हमारे सामने उस पूरे मरीज़ का मिजाज होता है। तबीयत इंसानिया एक तिब्ब यूनानी का अहम नज़रिया है, और इस ये नज़रिया एक ऐसा नज़रिया है जो दूसरे तिब्बों में नहीं मिलता, बल्कि कुछ न कुछ दूसरी तिब्बों में किसी और नाम से, जैसे आयुर्वेद में प्रकृति के नाम से और मॉडर्न उसमें जो है फिज़िक्स के नाम से ये नज़रिया मिलता है। यानी मुख्तलिफ़ वक्तों में पैदाइश से लेके मौत तक तबीयत जो है कुछ न कुछ काम करती रहती है, आखिर वक्त तक ये कोशिश करती रहती है कि इंसान ज़िंदा रहे। तो यूनानी में अमराज़ मुज़मना में ये चीज़ बड़ी मुआविन होती है कि हम पूरे मरीज़ का बहैसियत मजमूई उसका मिजाज का तयन करें, उसके मिजाज के एतबार से अगर मिजाज के अंदर कोई ख़राबी वाक़ई हुई है तो ख़राबी को ठीक करें बहैसियत मजमूई पूरे मरीज़ की। अगर ये मिजाज सही रहेगा तो इंसानी जिस्म में सेहत रहेगी, और अगर ये मिजाज ख़राब हो जाएगा तो इंसानी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, और जब तक ये खिल्क़त जिस्म के अंदर बाकी रहेगी इंसान जो है ज़िंदा रहेगा। उसके बाद जब ये खिल्क़त जो है खुश्क हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। असबाब सित्ता ज़रूरिया ये वो 6 ज़रूरी उसूल हैं जिनका सीधा रिश्ता इंसान की सेहत या बीमारी से है। ये वो क़वानीन हैं कि जिन पर अगर हम कायम रह सके तो हम कई बदनी और दिमागी तकलीफ़ों से बचे रह सकते हैं। तिब का जो दारोमदार है वो चूँकि हॉलिस्टिक अप्रोच है उसकी, और उसमें पूरे बदन को एक यूनिट के तौर पर मान करके उसकी इस्लाह और उसके बारे में सोचा जाता है। इसलिए जो भी बदन में बीमारियां पैदा होती हैं, जो भी तग़य्युर तब्दीलियां आती हैं, उनके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो तिब बयान करता है, और उनका नाम मजमूई तौर पर असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा जाता है। ये 6 वो असबाब कि जिनकी रोशनी में हम बदन के बारे में सही बात समझ सकते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया ये एक लाइफ स्टाइल के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर असबाब सित्ता ज़रूरिया हमारे प्रॉपर हैं तो फिर हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर है। असबाब सित्ता ज़रूरिया में एक तो हवा का तस्वुर बताया जाता है, दूसरा माकूल मशरूब यानी खाने पीने की शय, तीसरा सोने का टाइम उसका होना चाहिए, आराम करने का टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा का तो सुकून बदनी यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, दूसरा हरकत सुकून नफ्सी यानी कि मेंटल और साइकोलॉजिकल अवामिल हैं, और आखिरी जो है वो है इस्तिफ़राग व एहतबास यानी कि जो बदन में जिन चीज़ों को रुकना चाहिए वो रुकें और जिनको निकल जाना चाहिए वो निकल जाएं। ये सारी चीज़ें तिब में पहले ही से मौजूद हैं कि असबाब सित्ता ज़रूरिया पे अगर आप कायम हैं तो ठीक है, सेहत की बका रहती है। असबाब सित्ता ज़रूरिया का मतलब ये है कि हम खाना प्रॉपर वक्त पे खाएं, जो कुछ खाना चाहिए वो हम खाएं, हमको प्रॉपरली सांस की हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड एयर की ज़रूरत है, लिहाजा हमको सुबह के वक्त जहाँ पोल्यूशन ना हो जिस एयर में, वो एयर हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करना चाहिए ताकि हमारे लंग्स और जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो खुलें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी ब्लड प्यूरीफाई होगा, और जब ब्लड प्यूरीफाई होगा तभी ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन होगा, और ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन होगा तो प्रॉपरली इंसान का जिस्म जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो तिब्ब यूनानी का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये तरीक़ा है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया को सामने रख करके सेहत के बारे में मालूमात रखें, और जो पैरामीटर या जो तरीक़े बताए गए हैं उनके तहत वो अपने आप को परख लें कि हम सेहतमंद हैं या नहीं हैं, और बेहतर यह है कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया का बेशतर इस्तेमाल जितना वो कर सकते हैं, जितना उनकी मालूमात है उतना उनको करना चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हमने यूनानी तरीक़ा इलाज में काम आने वाले तशख़ीस के तरीक़ों के बारे में समझा
اور جانا، جہاں ایک طرف نبض، بول و براز جیسے طریقوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف مزاج، طبیعت اور اخلاق کا اسباب ستہ ضروریہ کے ساتھ کے توازن پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ ایک صحیح ڈائگنوسس ہی پورے اور پکے علاج کی نیو ہے، اور ایک ماہر طبیب کو دکھانے کے بعد ہی صحیح طریقہ علاج کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس کڑی میں بس اتنا ہی۔ آپ سبھی کی تندرستی اور لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے موڈس آف ٹریٹمنٹ کی۔ خدا حافظ۔ پرکھوں سے ملا ہے خزانہ یہ ہم کو، آگے سے بڑھانا ہے، علم صحت ہے یہ، صحت سے